हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग लेकर के आए हैं कंपनी ऑब्जेक्टिव का सबसे लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हिंदी में बोले तो रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे कि पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है कि पहला ही क्वेश्चन जो है वो 2021 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए लिखा है कैश सेल्स इज, कैश सेल्स क्या माना जाता है, कौन सा एक्टिविटी में माना जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या नन ऑफ दिस? इनमें से कौन सा एक्टिविटी माना जाता है कैश सेल्स को? तो आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परिचालन क्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऋण पत्रों का शोधन या भुगतान है। रिडम्पशन और रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर इज, रिडम्पशन या रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या इनमें से कोई नहीं? तो जब भी हम लोग डिवेंचर का रीपेमेंट करते हैं तो वो आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डिवेंचर इशू करना भी और डिवेंचर का रीपेमेंट करना भी, ये दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 1 लाख रुपया वाज सोल्ड फॉर 1,20,000 रुपया। तो कहता है द अमाउंट शोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बताइए कि अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपया में हमने बेच दिया तो कितना रुपया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाया जाएगा? सिंपल सी बात है, 1,20,000 में बेचे हैं तो 1,20,000 हमारे पास आएगा, तो इसलिए कितना दिखाया जाएगा? 1,20,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 1 अक्टूबर 2020 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 1 लाख, रुपीज में है ये, रुपीज 1 लाख वर इशूड, इंटरेस्ट एंड डिवेंचर पेड बाय द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो बताइए इंटरेस्ट एंड डिवेंचर कितना होगा? सर 1 लाख रुपया है, 10% डिवेंचर है, तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 रुपया। आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इज, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, इसको क्या कहेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? बताइए इसको क्या कहेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज कर गया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज करना क्या कहलाता है सर? तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का फाइनेंस का हिस्सा है, इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रोसीड्स फ्रॉम रेजिंग बैंक लोन इज सोन एज। बताइए अगर बैंक लोन रेज करने से जो पैसा आया है वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? आंसर हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is not applicable for of cash? एप्लीकेशन ऑफ कैश, इनमें से कौन सा कैश का एप्लीकेशन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन क्रेडिटर, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन डेटर, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज इन स्टॉक और ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्योंकि सोचिए क्रेडिटर जब बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा? जब उधार में हम लोग सामान खरीदेंगे तो क्रेडिटर बढ़ेगा, और उधार में खरीदेंगे तो कैश का फ्लो होगा नहीं, और कैश का फ्लो नहीं होगा, इसलिए यही तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कैश का एप्लीकेशन नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज इन क्रेडिटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश इज। बताइए कि डिवेंचर इशू किया गया है कैश में, तो ये कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस रिजल्ट इन। बताइए प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट घट गया तो ये क्या कहलाएगा? सोर्स ऑफ कैश कहलाएगा या एप्लीकेशन ऑफ कैश कहलाएगा या नो इफेक्ट या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा आपका कि सर डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है तो ये कहलाएगा आपका सोर्स ऑफ कैश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ। कहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश होता है उसमें क्या क्या आता है? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आता है, डिक्रीज इन करंट एसेट आता है, या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आता है, या ऑल ऑफ द अबव आता है? इनमें से कौन सा आता है बताइए? तो आंसर हो जाएगा कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये चारों के चारों यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे आधारित होता है? अक्रूवल बेसिस पे, कैश बेसिस पे, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं? सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो को लिखता है, मतलब कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, ये उधार बाकी वालों को नहीं लिखता है, इसीलिए हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 12। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे बनाया जाता है? बैलेंस शीट से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या एडिशनल इंफॉर्मेशन से या सबको मिलाकर के? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम, इनमें से कौन सा नॉन कैश आइटम नहीं है, नॉट पूछा है, नहीं है, इनमें से कौन सा नॉन कैश आइटम नहीं है, मतलब 3 गो नॉन कैश आइटम दिया होगा, एक ठो कोई कैश आइटम दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही देखिए, कैश सेल्स, नगद में बेचा, अगर नगद में बेचेगा तो पैसा आएगा, तो ये तो कैश आइटम हो गया, नॉन कैश आइटम, बाकी तीनों का तीनों नॉन कैश आइटम दिया है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है, AS3 से रिलेटेड होता है, जब हम फॉर्मेट बताए थे तभी बताए थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर डिविडेंड का पेमेंट हुआ है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिखेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में या इनमें से सभी। तो डिविडेंड का पेमेंट हुआ है, डिविडेंड का पेमेंट कब होता है, जब हम इक्विटी शेयर इशू किए हो और इक्विटी शेयर पे पैसा आया हो, है कि नहीं, तो ये आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड, कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, बैंक डिपॉजिट्स एंड शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड और ऑल ऑफ दीज, कहता है कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट डिक्रीज कर गया, घट गया, डैश डैश इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बताइए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट यानी घटाया जाएगा, ऐड यानी जोड़ा जाएगा, डिवाइड यानी भाग किया जाएगा, या मल्टीप्लाइड यानी गुणा किया जाएगा। तो कहता है करंट एसेट घट गया, तो करंट एसेट घटने का मतलब लॉस हो गया, और लॉस को क्या करते हैं, जब इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग बना रहे होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में ऐड करते हैं, आंसर हो जाएगा एडेड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट कैश इक्विवेलेंट, इनमें से कौन सा सच है, सही है कैश इक्विवेलेंट के बारे में। कैश इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, जो मोर लिक्विड होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मिनिमम रिस्क होता है, या मैच्योरिटी 3 मंथ से कम होता है या 3 मंथ तक हो सकता है, ऑल ऑफ दिस, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following activities comes under financial activities, इनमें से कौन सा एक्टिविटीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए, रिसीट फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर बिल्कुल आता है, कैश सेल्स नहीं आता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, परचेज ऑफ डिबेंचर नहीं आता, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है नेट प्रॉफिट 50,000 है, आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल 10,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना होगा, तो नेट प्रॉफिट 50,000 है ना जी, कब, आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल, तो गुडविल राइट ऑफ करने के बाद का नेट प्रॉफिट दिया है, तो पूछ रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा वर्किंग कैपिटल चेंज के पहले, तो 50,000 में 10,000 को क्या कर दिया जाएगा, 50,000 में 10,000 को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि जानते हैं ना राइटिंग ऑफ गुडविल क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, और नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो 50,000 में 10,000 को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 60,000 रुपया बन जाएगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 21, While calculating cash flow from operating activities, जब हम लोग कैश फ्लो को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट करते हैं, which is added to net profit, तो नेट प्रॉफिट में क्या ऐड किया जाता है, क्या जोड़ा जाता है, इंक्रीज इन स्टॉक। देखिए ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया है, और वर्किंग कैपिटल में मैंने समझाया था कि जो भी लॉसेज होंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में। तो ऐड करने के बारे में पूछा है ना, तो स्टॉक इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो लेस किया जाएगा, डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक घटेगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो ऐड होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सी भी देख लीजिए, इंक्रीज इन डेटर, डेटर एसेट है, बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो लेस करेंगे, डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर घट जाएगा, लायबिलिटी है, घटेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो घटेगा, तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो लेस करेंगे। एक ही आइटम दिया है जिसको ऐड किया जाएगा, वो है डिक्रीज इन स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is not the resource of cash, very important questions for exam point of view। क्वेश्चन नंबर 22 2019 में भी आया था और 2021 में भी आया हुआ है। देखिए क्या कहता है, इनमें से कौन सा नहीं है, क्या नहीं है, सोर्स ऑफ कैश नहीं है, कौन सा नहीं है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये सोर्स ऑफ कैश नहीं है, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन से फंड आया है, इशू ऑफ डिवेंचर, सेल ऑफ फिक्स एसेट, इनमें से कौन सा इनमें से कह रहा है कि सोर्स ऑफ फंड नहीं है, मतलब यहां से पैसे नहीं आ सकते हैं। अरे भाई फिक्स एसेट खरीदेंगे तो पैसा थोड़ी आएगा, जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 23, while calculating cash flow from operating activities which will be deducted, कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम लोग निकाल रहे होते हैं तो इनमें से कौन सा डिडक्ट यानी माइनस किया जाता है, इंक्रीज इन क्रेडिट, कौन सा माइनस किया जाएगा, अगर हमको प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे,
क्योंकि उल्टा चलना होता है ना। तो प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, तो सर प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, तो देख लीजिए प्रॉफिट किस में हो रहा है, इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर घट रहा है, तो क्रेडिटर सॉरी इंक्रीज मैंने बढ़ रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहा है तब तो लॉस हो रहा है, तो ये तो माइनस नहीं किया जाएगा, ये तो प्लस किया जाएगा, है ना, मतलब ऐड किया जाएगा। इंक्रीज इन डेटर, डेटर बढ़ गया, डेटर बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो लेस करेंगे यानी माइनस करेंगे, तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है ना कि कौन सा डिडक्ट यानी माइनस किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 में, while calculating cash flow from operating activities which will be added, कहता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम लोग कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इनमें से कौन सा ऐड किया जाता है, कौन सा ऐड किया जाता है, तो जब हमें लॉस होगा तो ऐड करेंगे, तो देख लो लॉस कौन सा हो रहा है, स्टॉक बढ़ गया, नहीं लॉस नहीं है, क्रेडिटर बढ़ गया, ये लॉस है, इसको ऐड करेंगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 25, एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का एग्जांपल पूछ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का एग्जांपल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किसी एसेट से संबंधित होता है, कैश सेल्स नहीं है, शेयर्स नहीं है, पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बिल्कुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कहता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एग्जांपल बताइए, ये भी क्वेश्चन 2021 हाल ही में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, फाइनेंसिंग में नहीं आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कैश रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर बिल्कुल आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने डिटेल में हमारे क्लास में पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल भी ये सारे के सारे सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कहता है कि जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का पेमेंट होता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको कौन से एक्टिविटीज के अंतर्गत दिखाते हैं, तो बोलिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ना, फाइनेंसिंग में जाएगा, और किस में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर विल यू शो परचेज ऑफ गुडविल इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, बताइए गुडविल खरीदा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी एक्टिविटीज में दिखेगा, तो गुडविल एसेट है ना, एसेट खरीदने का मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इंटरेस्ट रिसीव बाय फाइनेंस कंपनी, ध्यान रहा है फाइनेंस कंपनी है, इस बात का खासा ध्यान, फाइनेंस कंपनी है उसका काम ही होता है इंटरेस्ट लेना देना, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, ठीक है 31 नहीं 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसीडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट, इनमें से कौन सा आइटम कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट माना जाएगा, या फिर बिल्स रिसीवेबल माना जाएगा, या फिर डेटर्स माना जाएगा, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, तो आपको बता दें कि कैश इक्विवेलेंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कैश आइटम, इनमें से कौन सा नॉन कैश आइटम है, गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज, बताइए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है, करंट लायबिलिटी है, इंटरनल रिजर्व है, बोथ ए एंड बी है, या इनमें से कोई नहीं है, बताइए क्या है, तो आंसर हो जाएगा कि सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ना करंट लायबिलिटी भी है और इंटरनल रिजर्व भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल बी शोन अंडर, बताइए मार्केटेबल सिक्योरिटीज को सेल कर दिया, इसको कहां दिखाया जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो आंसर हो जाएगा इसका सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आंसर क्या हो जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को किसमें दिखाएंगे हम लोग, तो सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होता है ना वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, ऊपर अभी अभी हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 30 में, है कि नहीं। चलिए मार्केटेबल एक्चुअली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज को, इसलिए आंसर हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी व्हिच इज क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ ऑल इंटरप्राइजेज, बताइए कि एग्जांपल बताइए एक्टिविटीज का जो क्लासिफाई होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हर एक इंटरप्राइजेज में, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सा है, ऑप्शन देख करके आपको बताना है कि ये कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पेमेंट ऑफ सैलरी, नहीं, परचेज ऑफ गुडविल, बिल्कुल नहीं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर, अब बताइए इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग पर पेमेंट करना क्या ये फाइनेंसिंग में आएगा, या पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर क्या ये फाइनेंसिंग में आएगा, तो देखिए यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन फाइनेंसिंग का लग रहा है, दोनों ही ऑप्शन फाइनेंसिंग का लग रहा है, बट आपको ध्यान देना होगा ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ दोनों सही हो सकता है, बट यहाँ पूछा है कि ऑल इंटरप्राइजेज के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कौन सा होगा, तो आपको बता दें कि कोई फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज होते हैं, फाइनेंशियल बिजनेस होते हैं, फाइनेंस बिजनेस, जिनका काम ही होता है इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना, बोरो करना और लेंड करना, है ना, माने उधार लेना और उधार देना,
और उस पर इंटरेस्ट लेना या इंटरेस्ट देना, ये उनका काम होता है। तो वैसे इंटरप्राइजेज में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जो हो जाता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन जाता है, इसलिए उन इंटरप्राइजेस के लिए ये ऑप्शन नंबर सी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन जाएगा। एकमात्र केवल ऑप्शन नंबर डी ही है जो हमेशा हर इंटरप्राइजेज के लिए, चाहे फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज हो या नॉन फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज हो, सभी के लिए वो क्या माना जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, इनमें से कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कौन सा है, रेंट, सेलिंग एक्सपेंस, वेजेस या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज पूछा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनमें से कौन सा है। नॉन ऑपरेटिंग मतलब 3 ठो कोई ऑपरेटिंग दिया होगा, 1 ठो कोई नॉन ऑपरेटिंग दिया होगा। तो देखिए रेंट ऑपरेटिंग है, वेजेज भी ऑपरेटिंग है, सेलिंग एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग है, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सिर्फ और सिर्फ यही जो है वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ कैश, नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश, इनमें से कौन सा कैश का एप्लीकेशन नहीं है, मतलब कैश का फ्लो नहीं हो रहा है, कौन से में। इंक्रीज इन डेटर, दादा डेटर बढ़ जाएगा तो इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन क्रेडिटर या इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज, कौन सा होगा बताइए। तो आंसर इसका हो जाएगा इंक्रीज इन क्रेडिटर। कैसे सर इंक्रीज इन क्रेडिटर कैसे होगा, मान लीजिए क्रेडिटर कब बढ़ेगा आपका, इंक्रीज इन क्रेडिटर कब होगा, जब उधार में सामान को खरीदेंगे, उधार में खरीदेंगे तो क्रेडिटर हमारा बढ़ जाएगा। तो बताइए जब उधार में खरीदेंगे तो हमारा कैश का फ्लो कहां हो रहा है, ना कैश आ रहा है ना ही कैश जा रहा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा कैश का फ्लो नहीं है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 37, कैश सेल्स इज, कैश सेल्स इज बताइए कैश सेल्स इनमें से किस में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में या इनमें से कोई नहीं, किस में जाएगा कैश सेल्स, तो सिंपल सी बात है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो कैश होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा ड्यू टू किस कारण से, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, नाइदर ऑफ द टू या बोथ ए एंड बी। बोलिए आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हो जाएगा सर इंक्रीज इन करंट एसेट की वजह से भी और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी की भी वजह से भी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सिंपल सी बात है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज घट सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कब कब घट सकता है, जब हमारा करंट एसेट या तो बढ़ जाए या फिर हमारा करंट लायबिलिटी क्या हो जाए, घट जाए, तो दोनों में क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा डिक्रीज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनमें से कौन सा एग्जांपल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। परचेज ऑफ मशीनरी बिल्कुल नहीं आता है, इशू ऑफ शेयर नहीं आता है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश ये आता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक परचेज हमने किया है, तो सर स्टॉक परचेज करना मतलब गुड्स परचेज करना है, गुड्स परचेज करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट व्हिच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट, जब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना होता है तो नेट प्रॉफिट में हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो अभी भी चर्चा किए थे, नेट प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंसेज को जोड़ा जाता है। तो आइए नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा है पहचानिए, इसमें इंटरेस्ट रिसिप्ट नहीं, ये एक्सपेंस कैसे हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ये भी नहीं है, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व ये भी नहीं है, रिफंड ऑफ टैक्स को जोड़ा जाता है, ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा, रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 40 का रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स को हम लोग माइनस करते हैं और उसमें रिफंड ऑफ टैक्स को एडजस्ट किया जाता है, नहीं तो ये नहीं होना चाहिए, रिफंड ऑफ टैक्स तो टैक्स में से माइनस होता है। ऐड पूछा है कि ऐड कौन सा किया जाता है, तो इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, जब जनरल रिजर्व हम लोग बढ़ाएंगे तो कहां से बढ़ाते हैं, प्रॉफिट में से ही बढ़ाते हैं, जनरल रिजर्व कहां से बनाते हैं, प्रॉफिट में से बनाते हैं, और जब प्रॉफिट में से ही जनरल रिजर्व हम लोग बनाएंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि सर प्रॉफिट में जब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व वाले अमाउंट को भी लाके नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ठीक है सर, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, which of the following item is not considered, इनमें से कौन सा आइटम कंसीडर नहीं किया जाता है एज कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट के बराबर इसको नहीं समझा जाता है, मतलब कैश इक्विवेलेंट नहीं समझा जाता है कौन से आइटम को, कैश एट बैंक को तो समझा जाता है, कमर्शियल पेपर को भी समझा जाता है, ट्रेजरी बिल्स को भी समझा जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट को नहीं समझा जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है कैश पेमेंट टू एम्प्लॉइज इज अ कैश आउटफ्लो फ्रॉम। बताइए एम्प्लॉय को कैश पेमेंट किया गया है, ये कौन सा एक्टिविटी में आएगा? एम्प्लॉय को कैश दिया, मैंने सैलरी दिया, सैलरी देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। डन सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, इनमें से कौन सा कैश का इनफ्लो नहीं है? कैश का इनफ्लो नहीं है, मतलब कि तीन ऑप्शन दिया होगा कैश का आउटफ्लो वाला, एक तो सॉरी कैश का इनफ्लो नहीं है तो कहता है सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर फिक्स एसेट हम बेचते हैं तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट पैसा जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर पैसा आएगा, सेल ऑफ गुड्स पैसा आएगा, यानी एक ही है जो कैश का इनफ्लो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 कहता है डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर। बताइए डिविडेंड रिसीव हुआ है फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के द्वारा, तो किस में जाएगा? फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज में डिविडेंड रिसीव हुआ है, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा? किस में जाएगा? तो सर आपको बताए थे कि इंटरेस्ट और डिविडेंड जो होता है ना फाइनेंस इंटरप्राइजेज के द्वारा, यानी फाइनेंस बिजनेस जो होते हैं उनके द्वारा इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, डिविडेंड लेना, डिविडेंड देना, ये सब क्या है? उनका डेली एक्टिविटी होता है, इसलिए वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 45 एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज। बताइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो कौन सा माना जाएगा? इशू ऑफ डिबेंचर नहीं है तो फाइनेंसिंग होता है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ये भी फाइनेंसिंग होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये तो ऑपरेटिंग होता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यही होता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, यानी 45 का आंसर हो गया डी। चलिए 46 इनकम टैक्स रिफंड इज इनफ्लो ऑफ। बताइए इनकम टैक्स रिफंड जो है वो इनफ्लो ऑफ कैश होता है, सोर्स या आउटफ्लो ऑफ कैश, या बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सर इनकम टैक्स रिफंड जो है वो सोर्स माना जाता है, पैसे आने के तरीके माने जाते हैं, आउटफ्लो थोड़ी है। अरे भाई इनकम टैक्स रिफंड आ गया तो पैसा आया ना वापस, पैसा गया थोड़ी है, तो क्या कहलाएगा? सोर्स कहलाएगा, आउटफ्लो नहीं कहलाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है इफ नेट प्रॉफिट इज 35,000 आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल 6,000 एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज 1,000 तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना होगा? तो सर नेट प्रॉफिट में ये ऐड कर देंगे 41,000 हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑन सेल दिया है फर्नीचर ये भी ऐड कर देंगे तो 41 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 42,000। ठीक है, 47 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 प्लांट सोल्ड किया है, मशीनरी बुक वैल्यू 5 लाख था, लॉस पे 5% तो कहता है कैश इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विल बी। सिंपल सी बात है, 5 लाख में 5% माइनस कर दीजिए, उतना पैसा आया है अगर आपके पास तो उतना ही इनफ्लो माना जाएगा। तो 5 लाख में से 5% माइनस करेंगे तो कितना हुआ? तो 5 लाख का 5% होता है 25,000 माइनस करेंगे तो 4,75,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 49 चलिए 50 लगने वाला है, जल्द से जल्द पूरा कीजिए। इशू ऑफ शेयर ऑफ कंसीडरेशन अदर देन कैश इज शोन अंडर। बताइए इशू ऑफ शेयर हुआ है अदर देन कैश, कैश के अलावा इशू किए हैं हम लोग शेयर, तो ये किस में जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, या इनमें से कोई नहीं। तो सर शेयर इशू किए हैं, मैक्सिमम बच्चे इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मार के सही कर देंगे क्योंकि शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है, बट फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश है सर। अदर देन कैश है सर, मतलब कैश नहीं लिया गया है। जब कैश लिया ही नहीं गया है तो कैश आया कहां से? आया ही नहीं, तो ना ऑपरेटिंग में जाएगा, ना फाइनेंसिंग में जाएगा, ना इन्वेस्टिंग में जाएगा, किसी में भी नहीं जाएगा। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, जी हाँ, तो ऐसे कंफ्यूजन के लिए दे सकता है सवाल। ठीक है, सो अलर्ट रहे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 50 इंटरेस्ट पेड ऑन इन्वेस्टमेंट इज शोन अंडर विच एक्टिविटीज। इंटरेस्ट पेड किए हैं इन्वेस्टमेंट पर, तो बताइए कौन सी एक्टिविटीज में दिखाया जाएगा? ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट पेड किए हैं ना, इंटरेस्ट पेड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कैसे हो सकता है? इंटरेस्ट रिसीव होता है ना इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव होता है। यस, ओके, तो यहां अगर पेड किए हैं, इंटरेस्ट पेड किए हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमने इन्वेस्टमेंट लिया था किसी से, यानी हमने फाइनेंस कराया था, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी।
क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव अगर दिया रहता इन्वेस्टमेंट पर तो इसका अर्थ होता है कि हमने कहीं इन्वेस्ट किया है और वहां से पैसे मिले हैं, तो फिर ये कहलाता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बट हमने पेड किया है इंटरेस्ट, तो ये किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फिर से वही बात, अदर देन कैश, अदर देन कैश, अदर देन कैश। इसमें ना ही कोई इनफ्लो हो रहा है और ना ही कोई आउटफ्लो हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पर, किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि शेयर इशू किए हैं तो पैसा आएगा ना, तो इनफ्लो होगा। और कौन सा एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग में। डिविडेंड पेड बाय अ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। बताइए, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, ये फाइनेंस कंपनी नहीं है और उसने डिविडेंड पेड किया है, किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा फिर तो, क्योंकि अगर फाइनेंस कंपनी रहता तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाता। क्वेश्चन नंबर 54, डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी इज शोन अंडर। डिविडेंड पेड किए हैं फाइनेंसिंग कंपनी के द्वारा, तो बताइए कौन से एक्टिविटीज में दिखेगा, डिविडेंड पेड हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के द्वारा। तो डिविडेंड पेड करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का डे टू डे का काम होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग will be added to net profit before tax। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड किया जाता है इनमें से कौन सा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन इंटरेस्ट या नॉन ऑफ दीज। तो सर ऐड करने के बारे में पूछ रहा है ना, तो हमें लॉस होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, लॉस है, तो इसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, बस अब खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और बच गया है, जल्दी से खत्म कीजिए। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज, फिर से फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज ले लिया मैंने, फाइनेंस कंपनी, कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज क्लासिफाइड अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आंसर हो जाएगा। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि एक फाइनेंस कंपनी है, डिविडेंड और इंटरेस्ट किस में आएगा, तो फाइनेंस कंपनी के लिए डिविडेंड और इंटरेस्ट रोज का काम होता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, रोज का काम होता है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो। इनमें से कौन सा कैश का इनफ्लो नहीं है, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन डेटर, सेल ऑफ मशीनरी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन क्रेडिटर। ठीक है सर, क्रेडिटर अगर घटेगा तो कैश का इनफ्लो थोड़ी होगा। क्रेडिटर कब घटेगा, जब हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, इनफ्लो थोड़ी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जब हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, व्हिच विल बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या जोड़ा जाता है, तो सर नॉन कैश एक्सपेंसेज को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गुडविल रिटर्न ऑफ, नॉन कैश एक्सपेंस है, जोड़ा जाएगा। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, जोड़ा जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है, ये भी जोड़ा जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द नॉन कैश एक्सपेंसेज एंड ऑल विल बी एडेड टू द नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपया है। ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज इंक्रीज इन स्टॉक बाय 9,000। कहता है कि 20,000 का प्रॉफिट था, 9,000 रुपया का इंक्रीज हो गया है स्टॉक। अब बताइए स्टॉक इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ तो लेस करेंगे, तो 20,000 में 9,000 क्या कर दो, लेस कर दो। ठीक है, उसके बाद कहता है डिक्रीज इन डेटर, डेटर घट गया, ये तो लॉस हो गया, इसको ऐड करेंगे, कितने से, 5,000 से ऐड कर देंगे। तो अमाउंट पूछता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बताइए। तो देखिए अभी हमने बताया 20,000 में माइनस कीजिए 9,000, अब प्लस कर दीजिए 5,000, कितना हुआ, 20 माइनस 9 11,000 प्लस 5,000 16,000, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, आसानी से ऐसे बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, गिवन नेट प्रॉफिट 1 लाख, डेटर बिगिनिंग में है 30,000, डेटर एंड में है 36,000, तो कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिंपल सी बात है सर, शुरू में बिगिनिंग में डेटर जो है 30,000 था और अब क्लोजिंग में एंड में जो है डेटर वो 36,000 हो गया है, डेटर बढ़ा है, डेटर प्लस हुआ है 6,000 रुपया से, 6,000 रुपया से डेटर जो है वो प्लस हुआ है। तो जरा देखिए डेटर को 6,000 से प्लस कर दीजिए। अब बताइए डेटर 6,000 से प्लस हुआ है यानी बढ़ा है, और डेटर बढ़ने का मतलब एसेट बढ़ा है, और एसेट बढ़ने का मतलब फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और जब प्रॉफिट होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो 1 लाख में 6,000 रुपया क्या कर दिया जाएगा, लेस यानी माइनस कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 94,000 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए अब बस 10 क्वेश्चन और लास्ट का बच गया है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 30,000 दिया है, क्रेडिटर बिगिनिंग में 24,000 दिया है और क्रेडिटर एंड में 16,000। उसी टाइप से क्वेश्चन है, वहां डेटर था यहाँ क्रेडिटर कर दिया, उल्टा कर दिया है, कुछ खास नहीं है। 30,000 का प्रॉफिट है, अब उसमें देखना है कि जो क्रेडिटर शुरू में था 24,000 का वो अब 16,000 का हो गया, यानी क्रेडिटर घटा है। कितने से घटा है, तो क्रेडिटर
क्रेडिटर घटा है 8,000 रुपया से, तो 8,000 रुपया से घटा है क्रेडिटर, कम हुआ है, तो हमें प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होने का मतलब इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस करेंगे का मतलब 30,000 में 8,000 क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। आंसर कितना हो जाएगा, 22,000 रुपया। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 62, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रेफरेंस शेयर्स रिजल्ट इनटू। वाह जी, अजीब तरीके का क्वेश्चन दिया है। What is the amount of cash from operating activities preference share result into redemption of debenture? मतलब कहता है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का अगर हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करते हैं, अगर हम लोग, क्वेश्चन ये प्रिंटिंग ही सही से नहीं हुआ है, अजीब तरीके से सेंटेंस लिखा है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रेफरेंस शेयर रिजल्ट इनटू। अजीब तरीके का सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, ठीक है, बट फिर भी इसको अगर हम ऐसे अर्थ निकालते हैं, मान लीजिए कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करना है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करना है, तो जो अमाउंट है वो क्या कहा जाएगा, सोर्स ऑफ फंड कहलाएगा, या यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड कहलाएगा, या नो फ्लो ऑफ फंड कहलाएगा, या नो फ्लो ऑफ कैश कहलाएगा, क्या कहलाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करना है तो जो भी हमारे पास फंड है उसका यूज कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैश आउटफ्लो। इनमें से कौन सा कैश आउटफ्लो का एग्जांपल नहीं है, यानी कि सभी के सभी कैश आउटफ्लो के एग्जांपल दिए होंगे, कोई एक होगा जो कैश आउटफ्लो नहीं होगा। रीपेमेंट ऑफ लोन्स आउटफ्लो है, डिक्रीज इन क्रेडिटर आउटफ्लो है, इशू ऑफ डिवेंचर नहीं, इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू किए हैं तो कैश का आउटफ्लो कैसे होगा, कैश का इनफ्लो होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, ऐसे ही बस छोटा छोटा दिमाग लगाते हुए आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 64, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है। इशू ऑफ शेयर इन कंसीडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इनटू, कहता है कि शेयर इशू किए हैं, परचेज किए थे प्लांट एंड मशीनरी, उसके लिए शेयर इशू किया है, तो इसमें ना कैश आएगा ना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है नेट प्रॉफिट 50,000, उसके बाद डेप्रिसिएशन 10,000 जो कि प्लस कर दिया जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर पे तो इसको माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है सर, तो 50,000 में 10,000 जोड़ दीजिए, 60,000, 5,000 माइनस कर दीजिए, 55,000 आंसर हो गया। कहां दिया है, नहीं गड़बड़ हो गया। ओके, फिर से देखिए, अच्छा एक और आइटम छूट रहा है, सॉरी नीचे एक आइटम छूट गया था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस हुआ है तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए 50,000 में 10,000 प्लस करना है, 5,000 माइनस करना है और फिर 13,000 प्लस करना है। तो कीजिए 50,000 प्लस 10,000 60,000, माइनस 5,000 55,000, प्लस 13,000 55 और 13 68,000, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिपरेशन जरूरी है, मैंडेटरी, रिकमेंडेटरी है, परामर्शात्मक है, या फिर रिक्वायर्ड अंडर कंपनी एक्ट है, या फिर नन ऑफ दिस है। कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कि सर मैंडेटरी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है ना, बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनमें से कौन सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, कैश इन हैंड है, डिमांड डिपॉजिट है, बैंक बोरोइंग्स नहीं है शायद, ऑप्शन नंबर सी बैंक बोरोइंग्स नहीं होगा आंसर, क्योंकि ट्रेजरी बिल तो होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे हम लोग, 68 का ऑप्शन नंबर सी। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शामिल होता है, इनकम टैक्स पेमेंट, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कैश पेमेंट टू सप्लायर, या ऑल ऑफ दिस। तो सर कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, इनकम टैक्स भी हम लोग लिखते हैं, कस्टमर से कलेक्ट हुआ वो भी लिखते हैं, कैश पेमेंट टू सप्लायर ये भी लिखते हैं, यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेट इनकम। नेट इनकम में से सब्ट्रैक्ट यानी माइनस किया जाता है यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, जब इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो बताइए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज को माइनस नहीं ऐड करते हैं, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर को, डिवेंचर का रीपेमेंट होता है तो इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, पहले तो बात डिवेंचर आता ही नहीं है उसमें, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ये प्रॉफिट है, इसको माइनस करते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 71 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, जो एग्जाम 2022 अभी रिसेंटली आया हुआ था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी इज शोन अंडर। फिर से वही सवाल बहुत देर बाद मिला है कि सर
फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड होना इन्वेस्टमेंट पर क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? द आंसर इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज क्योंकि इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, डिविडेंड लेना, डिविडेंड देना, ये सारे फाइनेंस कंपनी के लिए डे टू डे एक्टिविटी होता है एंड दैट्स व्हाई इट विल बी कवर्ड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसके साथ ही 71 क्वेश्चंस इस चैप्टर के खत्म होते हैं और ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। अकाउंटेंसी के हम लोगों ने पूरा कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव था, टोटल चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कवर कर लिया है। देखते रहिए, अच्छे से प्लेलिस्ट बना दिया गया है कंपनी ऑब्जेक्टिव के नाम से, जो कि कंपनी में शुरू से लेकर अंत तक जितने चैप्टर्स आते हैं सबका ऑब्जेक्टिव एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो पूरे प्लेलिस्ट के एक एक चैप्टर्स को देखिए, चैप्टर वाइज लेक्चर्स को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले सीरीज में आप लोगों के साथ जल्द ही। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड धन्यवाद।